नमस्कार दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 26। तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम 25 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और 26वां लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इतने लेक्चर्स में आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, कुछ नई बातें भी सीखी होगी, है ना। बहुत सारी नई नई चीज़ें अब मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आप सब अपने घर पे, है ना। आप जब ये लेक्चर ले रहे होंगे तो आप सब अपने घर पे हैं, अपने घर से आप लेक्चर ले पा रहे हैं। ठीक है, यानी मैं आपके घर तक अवेलेबल हूँ। और इवन टाइम का कोई बाउंड नहीं है कि मैं आप मुझे ये जो मेरा लेक्चर है आप कितने बजे देख रहे हो, 8 बजे देख रहे हो, 9 बजे देख रहे हो, 10 बजे देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, कौन से टाइम आप लेक्चर दे रहे हो जो आपका सुविधा है। ठीक है, और मैं लेक्चर कौन से टाइम पे बना रहा हूँ जो मेरी सुविधा है, जो मुझे ठीक लग रहा है, मेरे जो सुविधाजनक टाइम है उस टाइम में मैं लेक्चर बना रहा हूँ, और आप उस टाइम में देख रहे हैं जिस टाइम में आपको सुविधा है। तो दोनों की ही चीजें पूरी हो रही है, तो किससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए दूसरा होता है कि आप बड़ा डिटेल में, बड़ा मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आज आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों को समझाने के लिए, ताकि उनको बेहतर से बेहतर समझ में आए। जो आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपके पास बोर्ड और एक चौक, अगर आप मार्कर से लिख रहे हैं तो एक मार्कर मान लीजिए, दो मार्कर मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा महसूस करते हैं कि यार ये टॉपिक समझाने के लिए तो कुछ और टूल्स भी होने चाहिए थे, कुछ और औजार भी होने चाहिए थे, ताकि बच्चों को और गहरा समझाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि और टूल्स हो नहीं सकते थे, संभव ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी समझाने में, तो कई बार अपने आप को बंधा हुआ या कमजोर महसूस करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन वाला लग रहा है, तब लग रहा है कि नहीं, अब टूल्स है भाई अपने पास, अपन अलग से पढ़ा सकते हैं। क्लास का एक टाइम होता था, 40 से 45 मिनट बन जाते थे पढ़ाने के लिए। अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ, मैं अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर बना के छोड़ सकता हूँ, जिसमें ऑनलाइन पे आप देख सकते हो। अभी जैसे मैंने 2 लेक्चर डाल चुका हूँ, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर डाल चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक बताना चाहता था, बहुत छोटी छोटी बातें जो बच्चों को बताना चाहता था कि देखो ये बहुत काम की चीजें, लेकिन आप मिस कर देते हो। जब इन छोटी छोटी बातों को जब आप मिस कर लेते हो तो आपको मैथ से कभी प्यार हो ही नहीं सकता, आपको मैथ्स कभी पसंद आ ही नहीं सकती। अगर आपको वो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कैसे जगेगा, सोचिए। एक फिल्म है जिसको आप देख रहे हो, 3 घंटे की मूवी, पहले आपने 5 मिनट की देख ली, फिर आप 10 मिनट के लिए बाहर चले गए, फिर आप आए 2 मिनट देख ली, फिर 3 मिनट गायब हो गए, फिर आप मोबाइल चलाने लग गए, फिर आप खाना खाने लग गए, फिर आप घूमने चले गए, फिर वापस आ गए। क्या मूवी में मजा आने वाला है? नहीं, क्योंकि जिसके टुकड़े आपने नहीं देखे, आपने टुकड़े छोड़ दिए बीच में। कोई चीज होती है वो कंटिन्यूसली होती है, वो सतत होती है। जब आप उसको लगातार रखते हो तो इंटरेस्ट पैदा होता है। सोचिए, कितनी चाहे थ्रिलिंग मूवी हो, चाहे कितनी सस्पेंस की मूवी हो, अगर आप उसे लगातार नहीं देखेंगे, बीच में गैप होंगे, तो मजा कैसे आएगा। यही तो मैथ्स के साथ है। पढ़ाने वालों ने बहुत गैप छोड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गैप, कहना शायद छोटा होगा, यूं को खड्डे छोड़े हुए हैं। जब तक ये खड्डे नहीं भरते, बच्चा डरा हुआ है इन खड्डों की वजह से, इन डरता है कि पता नहीं मैं गिर ना जाऊं। मैथ्स को जब भी वो चूज करता है उसे डर लगता है, इतना बड़ा खड्डा है भाई, कहीं मैं गिर ना जाऊं, प्राण ना निकल जाए मेरे। इस डर के चक्कर में वो हाथ नहीं लगाना चाहता मैथ्स को। अगर ये खड्डे टाइम टू टाइम भरे हुए होते तो आज इतने गहरे नहीं हो जाते। तो मैंने यही प्रयास किया कि इन गड्ढों को भर सकूं। इन गड्ढों को अगर भर दूंगा तो आप लोगों को मैथ्स अच्छी लगने लग जाएगी। कई कमेंट आते हैं जो लगता है कि हाँ, आप धीरे धीरे ये गड्ढे भरने लग रहे हैं थोड़े थोड़े। तो बच्चों के कमेंट आते हैं जो मोटिवेट करते हैं, कि मुझे भी मोटिवेट करते हैं, जैसे कि भाई लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये खड्डे भर रहे हैं, इसका मतलब सही दिशा में जा रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे बहुत लंबे टाइम से लगता था कि बहुत बहुत ये जो 12 साल स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, खाना पूर्ति की जाती है, एडजस्टमेंट। मैं भी स्कूल में पढ़ाया हूँ, मुझे पता है। इस विरोध के चक्कर में तो मुझे स्कूलिंग छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें कोर्स चाहिए था, उन्हें सिर्फ एक टाइम पे कोर्स चाहिए था कि कोर्स टाइम पे हो जाए बस पर्याप्त। उन्हें ये नहीं चाहिए था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, बस ये है कि आप फटाफट कराओ, निपटाओ, बस काम पूरा कर दो, ताकि स्टूडेंट ना कह सके कि मेरा कोर्स हुआ है, टीचर नहीं कह सके कि मेरा कोर्स पे, जो पेरेंट्स है वो ना कह सके हमारे बच्चे का कोर्स पूरा नहीं हुआ। बस आप कोर्स पूरा करा दो और आपका काम करा, बस। क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया, और एक काम को जल्दी से कोर्स करा के 3-4 बार रिविजन करवा दो। अरे एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 4 बार में कहाँ से समझ में आएगा। तो समझाना तो एक बार ढंग से समझा दो ना, बजाय 4 बार करवाने के। लेकिन प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब बेहतर प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो समय समय में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करता रहूंगा, विश्वास कीजिए। आप मुझ पर विश्वास बनवाए रखिए, मैं सारी चीजें दूर कर दूंगा। मैथ से रिलेटेड आपने कहीं प्रॉब्लम रहने ही नहीं दूंगा। चलिए आज की जो थ्योरम है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारी थ्योरम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पूर्णांक के प्रांत या फिर क्षेत्र है, कोई भी हो, चाहे पूर्णांक के प्रांत से स्टार्ट कर लीजिए, क्षेत्र पर मैं दोनों के लिए सही है। चाहे आपके पास कोई पूर्णांक के प्रांत हो, चाहे आपके पास कोई क्षेत्र हो, अगर आप उसका अभिलक्षण निकालो। अभिलक्षण की परिभाषा भी पढ़ के आए हैं लेक्चर नंबर 25 में, नहीं पढ़ी है आपने तो एक बार आप लेक्चर नंबर 25 पहले देख लीजिए, फिर आप लेक्चर 26 को स्टार्ट कीजिएगा। तो अभिलक्षण, जो अभिलक्षण होता है, चाहे वो क्षेत्र हो चाहे वो पूर्णांक के प्रांत हो, उसका अभिलक्षण निकालेंगे आप। अगर एन निकालेंगे तो आपको दो मान मिलेंगे, या तो एन आपको 0 मिलेगा,
मतलब अभिलक्षण होगा ही नहीं। जीरो मिलने का मतलब क्या होता है, अभिलक्षण है ही नहीं। या फिर अभिलक्षण जो मिलेगा वो एक अभाज्य संख्या मिलेगा। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7 एंड डैश डैश, यही अभिलक्षण होगा। यानी अभिलक्षण क्या नहीं हो सकता, ये कोई भी क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण कभी भी ये नहीं हो सकते। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। 9 इसलिए 3 का भाग जाता है 10, जिसमें भाग जाता है फिर वो अभाज्य संख्या नहीं हो तो भाज्य। और ये परमेय ये कहते हैं कि पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण या तो 0 होता है और 0 ना होने पर वो एक अभाज्य संख्या होता है। तो अगर हमारे पास पूर्णांक के प्रांत, अगर हमारे पास कोई पूर्णांक के प्रांत या फिर कोई क्षेत्र है, दोनों पे ही ये परमेय बराबर लागू है। उस पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र का अगर आप अभिलक्षण निकाल रहे हैं, मतलब आप उसके लिए n निकाल रहे हैं, के लिए अगर आप n ज्ञात कर रहे हैं तो n के लिए 2 ही संभावनाएं होंगी। पहली संभावना कि n 0 का, दूसरी संभावना अगर 0 ना हुआ, n अगर 0 ना हुआ तो फिर n ही होगा। ये परमेय का सार, वो कोई अभाज्य संख्या। अब इन दोनों में से एक बात सत्य होगी, चाहे तो केस 1 सही हो, है ना, चाहे तो केस 1 सही हो, चाहे तो ये बात सही हो, और ये सही ना हो तो फिर ये बात सही हो। दोनों में से कोई ना कोई, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों में से कोई ना कोई तो सही है। अगर वो एक पूर्णांक के प्रांत या फिर अगर वो एक क्षेत्र। समझ में आ गया आपको बात की परमेय क्या कहना चाहती है? किसी भी पूर्णांक के प्रांत का, इसका उल्टा बोलूं तो किसी भी पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण कभी भाज्य संख्या नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें से किसी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण भाज्य संख्या नहीं हो सकती। ये परमेय का एक सेकंड फॉर्म है, एक ऑप्शनल रूप है, वैकल्पिक फॉर्म है। आप इस परमेय को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग। भाज्य संख्या नहीं हो सकता मतलब अभाज्य होगा या 0, भाज्य नहीं हो सकता। या आप ये कह दो कि 0 या अभाज्य होगा, फिर उल्टा कह दिया ये नहीं हो सकता। इसका मतलब जो अगर आपका जो सेट है, आपका जो समुच्चय है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस सेट में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जो जो संख्याएं भाज्य है वो अभिलक्षण नहीं हो सकता। अगर आप इसमें से अभिलक्षण किसी भी क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र अगर आपके पास है, पूर्णांक के प्रांत याद रहे, क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत के लिए लागू है, ये खाली वलय के लिए लागू नहीं है। खाली वलय के लिए कोई गारंटी नहीं है, खाली वलय के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वलय पूर्णांक के प्रांत है, अगर वलय क्षेत्र है, तो उसका अभिलक्षण क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, उसके ऊपर ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। समझ गए आप? क्या हो सकता है? शून्य या अभाज्य तो हो सकता है, परंतु भाज्य संख्या नहीं। अब मैंने आपको डिटेल से में समझा दी है। देखिए कहीं और प्रॉब्लम अगर आपको आए तो, है ना। अब कोई चीज अगर आपको याद नहीं रहा हो, पूर्णांक के प्रांत की क्षेत्र की परिभाषा, तो आप पीछे जाके क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिए। नहीं तो आपको मैं समझा देता हूँ कि पूर्णांक के प्रांत क्या होता है। पूर्णांक के प्रांत एक वलय होता है, वैसे तो काफी बार नाम आ चुका है इसका। वलय होता है प्लस तत्समकी वलय होता है, मतलब वर्णन तत्समक भी होता है इसके पास। वलय होता है, तत्समकी होता है, क्रम विनिमय होता है, प्लस एक लास्ट शर्त और शून्यवाचक रहित होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, थोड़ी सी बारीकी को समझिए। अब क्षेत्र के लिए क्यों चेक करें, पूर्णांक के प्रांत के लिए चेक कर लिया। अगर कोई चीज पूर्णांक के प्रांत पे लागू है तो क्षेत्र पे तो लागू होगी, क्योंकि हर क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत होता है। ये हमारी परमेय, हर क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत है, तो जब पूर्णांक के प्रांत पे लागू है तो क्षेत्र पे लागू है ही है। समझिए बात, जब पूर्णांक के प्रांत पे लागू है तो क्षेत्र पे लागू ही है, क्योंकि हर क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत होता ही है। जो क्षेत्र है वो पूर्णांक के प्रांत भी तो है। तो जो चीज इस परमेय में क्षेत्र वाला वर्ड ही हटा देना चाहिए। क्यों भाई क्षेत्र नाम रखते हो, मतलब ही नहीं है कोई क्षेत्र का, क्यों क्षेत्र का नाम डाल दो, हटाओ उसको, सीधा कहो ना पूर्णांक के प्रांत, क्योंकि जो क्षेत्र है वो पूर्णांक के प्रांत तो होता ही है। तो जो पूर्णांक के प्रांत पे सत्य है वो क्षेत्र में अपने आप ही सही हो जाएगा। तो वलय हो
तत्सम हो, क्रमविन में हो, शून्य भाजक रहित हो, अगर ये चारों बातें हैं तो वो पूर्णांकीय प्रांत है। अगर वो पूर्णांकीय प्रांत है तो उसका अभिलक्षण या तो शून्य होगा, शून्य ना होने पर वो एक अभाज्य संख्या होगा, परंतु भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड हटा सकते हैं हम यहाँ से, गलत बात, पूर्णांकीय प्रांत ही बोल दो यार, क्या बच्चों को कंफ्यूज कर, क्योंकि जो क्षेत्र है वो पूर्णांकीय प्रांत तो है ही। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन इज आइदर ए जीरो, या तो वो जीरो होगा, अगर नहीं है और ए प्राइम नंबर वो एक अभाज्य संख्या। चलिए धन्यवाद, प्रूफ है वो अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक समझिए, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा अगर आपको कहीं डाउट है और है, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। डाउट मत रखिए भाई, डाउट मत रखिए, डाउट होना तो देखो सारा काम ही खराब है। डाउट के चक्रों में तो आज ये हालत हो गई कि कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है। डाउट के चक्रों में तो ना फिजिक्स समझ में अच्छी लगती है, ना मैथ्स अच्छी लगती है, ना केमिस्ट्री अच्छी लगती है। इसलिए नहीं कि सब्जेक्ट में कोई खराबी है, सब्जेक्ट में कोई खराबी नहीं है भाई, वो वही बात है, नीम में कोई खराबी नहीं है, नीम के पत्ते कड़वे नहीं है, एक्चुअली हमारा जीभ का स्वाद खराब है, हमें मीठा पसंद है, तो प्रॉब्लम हमारी जीभ की है। बेचारे नीम का नाम बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम नीम को कर रहे हैं, स्वाद जीभ का खराब है। तो सेम यही बात है बेटा, सब्जेक्ट में कोई खराबी नहीं है, सब्जेक्ट बेस्ट है। देखो कई लोगों को इतना प्यारा लगता है ये सब्जेक्ट, तो किसी को पसंद है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं है। अगर बुराई होती तो किसी को पसंद नहीं आता, तो सब्जेक्ट में बुराई नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं रही हुई प्रॉब्लम सर, वो है हमारे डाउट इतने सारे इकट्ठे हो गए कि सब्जेक्ट से नफरत होने लगी। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपके डाउट देते क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।